हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NCERT जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी की एक बुक है वसंत भाग 2। इसके थर्ड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ में जितने भी प्रश्न हैं हम उसके उत्तर को हल करेंगे। हिमालय की बेटियाँ को लिखा है कवि नागार्जुन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा सा। 30 जून सन 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था जिसने अपनी फ़कीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। देखिए, नागार्जुन जी का जन्म हुआ था 30 जून 1911 के दिन। ठीक है, ज्येष्ठ मास हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, पूर्णिमा का दिन था। तो कह रहा है कि पूर्णिमा का जो चंद्रमा था, उस पूर्णिमा के दिन का जो वो चंद्रमा था, उसने किसका सामना किया। वो साक्षी था दिवाकर के उदय का, काव्य जगत के दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूरज। तो यहाँ पे नागार्जुन जी की तुलना की गई है सूरज के चमक से, क्योंकि वो काव्य जगत के वैसे ही सूरज बन करके उभरे। ठीक है, 1911 में 30 जून के दिन उनका जन्म हुआ। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। मधुबनी ज़िले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई। मधुबनी ज़िले में उनका जन्म हुआ, सतलखा गांव में। ठीक है, यात्री आपका उपनाम था। आपका यहाँ पे आपका से मतलब है कवि नागार्जुन जी को आप कह के यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं हम। यात्री आपका उपनाम था, यानी कि नागार्जुन जी का उपनाम यात्री था, जिसको हम पेट नेम कह सकते हैं। और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा भी थी, मतलब उनका जो नेचर था वो भी बिल्कुल एक यात्री की तरह ही था। वो भी कहीं रुकना नहीं जानते थे, बस चलते जाते थे। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। ठीक है, किस किस भाषाओं में लिखते थे? हिंदी में लिखते थे, मैथिली में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे, बांग्ला में भी लिखते थे। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखे गए आपके काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मैथिली में लिखा था एक काव्य संग्रह जिसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी काव्य मंच पर आपकी सत्यवादिता और लाग लपेट से रहित कविताएं लंबे युग तक गाने के बाद 5 नवंबर सन 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में यह रचनाकार हमारे बीच से विदा हो गए। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई? ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में 5 नवंबर 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये संक्षेप में बाबा नागार्जुन जी का जीवन परिचय था। चलिए बात करते हैं इस पाठ के प्रश्न की और उसके उत्तर की। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है ना। हम नदियों को माँ मानते हैं, जैसे गंगा मैया। ठीक है, तो हम नदियों को माँ मानते हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते थे? माँ के अलावा लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते थे? तो देखिए, लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है। ठीक है, नदियों को की तुलना नागार्जुन जी ने किससे की है? स्त्री के सभी रूपों से, माँ से, बहन से, पत्नी से, ठीक है, बेटी से, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। नदी यहाँ पे लेखक को यानी नागार्जुन जी को किस रूप में दिख रही है? बेटी के समान। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। प्रेयसी का मतलब अपनी प्रेमिका या बीवी। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी यानी कि जिस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियाँ सागर से मिलने के लिए आतुर होती है ना। नदियाँ जो है वो बह करके अंत में किससे मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है। तो कभी लेखक ने नदी की तुलना बहन से भी की है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो देखिए, इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी है।
यानी बहुत बड़ी नदियाँ हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है ना, सारी नदियाँ यहाँ पे एक बार मिलती है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। उसके बाद क्या विशेषताएं हैं अंतिम, ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष, पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मतलब पुराणों में इनकी चर्चा की गई है, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी किनकी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो नदियों को लोक माता कहने के पीछे उनका काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है। वो नदियों को सम्मान से लोक माता कहते हैं। लोक का मतलब है जगत, लोग सारे, और माता मतलब पूरे विश्व की माता। ठीक है, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही है ना। ये हमें पीने के लिए पानी देती है, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में तो इनकी पूजा की जाती है नदियों की। हिंदू धर्म में तो जीवन का अंतिम यात्रा भी इन्हीं में मिलकर समाप्त हो जाता है। जब हिंदू में कोई किसी की मृत्यु होती है तो उनका संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद जो उनकी अंतिम हड्डियां रहती है उसको भी जल में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इंसान का जो हिंदू का जो अंतिम यात्रा है वो भी नदियों में मिलकर ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है और सबका कल्याण ही करती है। ठीक है, इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। हिमालय की अनुपम छटा की। अनुपम छटा मतलब जो सीनरी हिमालय के आसपास होता है, जो दृश्य वहाँ पे मिलता है, जो हरियाली मिलती है, तो इन छटाओं की, इन वादियों की प्रशंसा की है। उसके अलावा हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, जिस तरीके से हिमालय से नदियाँ निकलती है अटखेली करती हुई, लहराती हुई, मचलती हुई, घूमती हुई, इसकी प्रशंसा की है लेखक ने। उसके अलावा उसकी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। जब आप हिमालय को देखते हैं तो जो पिक होते हैं हिमालय के, जो शिखर होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी भी तारीफ़ की है लेखक ने। इसके अलावा पेड़ पौधों से भरी घाटियों की तारीफ़ की है। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की। तो ये जो कुछ प्रजातियां हैं वृक्षों की जो कि हिमालय में पाई जाती है, इनकी भी तारीफ़ की है लेखक ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं, है ना। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एक सजीव नाम दे देते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा वो चीज़ निर्जीव नहीं, उसमें भी जान है शायद। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसा प्रयोग किया है। जैसे पहले में उन्होंने बताया है कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ऐसे देखिए, हिमालय के कंधे पर, ऐसा लग रहा है कि मानो हिमालय कोई इंसान का नाम है और उसका भी कंधा है, लेकिन यहाँ पे तो हिमालय निर्जीव है, लेकिन यहाँ पे हमें सजीव प्रतीत हो रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाक्य में है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के कुछ और उदाहरण ढूंढिए। तो लोक माता कहने पे नदियाँ मानो सजीव हो उठती है। पहला है, संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। संभ्रात महिला की भांति कौन प्रतीत होती है? पहाड़, नदियाँ, है ना। जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर, है ना, नदियों को बेटियों से कंपेयर कर दिया तो लगा मानो नदियाँ सजीव हो उठी। उसी तरीके से बूढ़े हिमालय, हिमालय को बूढ़ा बोल देने से लगता है हिमालय सच में कोई इंसान है और ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, नदियों को बच्चियां बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी कुछ की झिझक नहीं होती। यहाँ देखिए, हिमालय को ससुर से तुलना की गई है और समुद्र की तुलना दामाद से की गई है, क्योंकि हिमालय जो
होता है उससे नदियाँ निकलती है। तो हिमालय की बेटियाँ कौन हुई? नदियाँ। और नदियाँ अंत में किससे जाके मिलती है? सागर से, समुद्र से। इसीलिए नदियों का हस्बैंड उसे बना दिया गया समुद्र को, और हिमालय के दामाद, हिमालय का दामाद बोल दिया गया किसको? समुद्र को। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं को सजीव नाम दे देने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो सजीव हो उठी हो, उनमें जान आ गई हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव और उसके कुछ रूप से आपको मतलब रूबरू हो गए हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का मिलान कराना है, यानी कि कौन से शब्द के साथ कौन सा विशेषण लगेगा, ठीक है, मैच होगा, वही आपको करना है। तो देखते हैं। पहला है संभ्रात वर्षा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा मूसलाधार बारिश है ना, बारिश कैसे होती है? मूसलाधार। तो मूसलाधार विशेषण है और ये विशेष्य है। उसी तरीके से मिलाना है। संभ्रात कौन हो सकता है? महिला। चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार बारिश। तो ये हो गया मिलान सही। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास होते हैं ना, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, मतलब और जो होता है वो शब्द खत्म हो जाता है। जैसे राजा रानी, तो बीच में जो हाइफन है ये काम कर रहा है किसका? और का। और की जगह पे हाइफन लगा दिया, राजा हाइफन रानी, यानी कि राजा और रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी, है ना। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। वर्णमाला क्रम का मतलब शब्दकोश में जैसे लिखा जाता है, जैसे पहले ए फिर बी, वैसे ही पहले क फिर ख, ऐसा इस तरीके से लिखना है। द्वंद्व समास के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे माता पिता, तो हाइफन की जगह पे क्या? माता और पिता। भाई बहन, सास ससुर यानी कि सास और ससुर, राम और सीता, पति और पत्नी। तो और का लोप हो गया, हाइफन के ने जगह ले लिया और का। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब उदाहरण हैं द्वंद्व समास के। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। नदी को अगर आप उल्टी दिशा से लिखें, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, अगर नदी को ऐसे लिखना शुरू करें, है ना, राइट टू लेफ्ट, तो पहले दीन आएगा, दी फिर ना आएगा, तो नदी यानी कि दीन। तो नदी का उल्टा करने से बन गया दीन, और दीन का मतलब होता है गरीब, पुअर। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी कि ऐसे कुछ शब्द को उल्टा करके लिखिए जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर निकलता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। जैसे शेर, शेर को मैंने लिख दिया मान लीजिए रशे, तो रशे का तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, उल्टा तो लिख दिया लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ऐसे नहीं लिखना है, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे शब्द लिखने हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो चलिए करते हैं। जैसे तप, तप को अगर उल्टा करके लिखे तो हो जाएगा पत। पत का मतलब होता है भाववाचक, ठीक है, भाववाचक एक संज्ञा है। राज यानी कि जरा, भाववाचक। नव, वन यानी कि जंगल, ये भी जातिवाचक। गल यानी कि लग, भाववाचक। राम यानी कि मरा, भाववाचक, है ना। कुछ न कुछ मतलब निकल रहा है इसका। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको उल्टा करने पे कुछ न कुछ मीनिंग निकलेगा। तो आप ऐसे शब्द को ढूंढिए और अपने एक्सरसाइज बुक में लिखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस इतना ही प्रश्न था, सामने सबके उत्तर को देख लिया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। एनसीईआरटी जोन का इंस्टाग्राम पे पेज है सेम नाम से, तो वहाँ पे जाके फॉलो करिए। फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, वहाँ पे जाके लाइक करिए। एक और न्यू चैनल शुरू किया है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।